दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बिल्कुल दोस्तों, मेहनत आपको करनी होती है, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आप इतने दिन से परिश्रम कर रहे हैं। सोचिए एक दाना, एक बीज जो होता है, किस तरीके से साल भर खेत में, जमीन में, पृथ्वी पे, भू पे पड़ा रहता है और समय आने पर वो अंकुरित हो जाता है। तो अभी आपका समय जो है वो आप पढ़े रहिए, खूब पढ़ते रहिए, और समय आएगा जब आप अंकुरित हो उठेंगे। चलिए, आज जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है और इसमें आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम पेपर में आ चुके हैं या आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, देखिए यहां पे सबसे पहला ही प्रश्न आपको गद्यांश से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं यहां पे थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, देख रहे हैं आप, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन गद्यांश से रिलेटेड है और प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 5 तक, 1 से 5 तक गद्यांश से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद प्रश्न पे आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से भी वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो भी छिड़काए होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद्र गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती, गांधी का जन्म दिवस है, यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए तो आप देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या कुछ प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न है, महान आत्मा का स्वामी कौन है? महान आत्मा का फटाफट आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल, महान आत्मा का जो स्वामी है वो कौन है? तो उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी है। तो ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो गांधी जयंती अभी आपको पैसेज में, आपको गद्यांश में मिला है कि जो गांधी जयंती है वह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो गांधी जयंती प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा है, क्षीणकाय का अर्थ है। क्षीणकाय का अर्थ है लंबा शरीर, मोटा शरीर, या दुबला पतला शरीर, या चौड़ा शरीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, दुबला पतला शरीर। बिल्कुल, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। क्षीणकाय का जो अर्थ है उसका मतलब होता है जो है दुबला पतला शरीर, क्योंकि मोहनदास करमचंद्र गांधी जी का जो शरीर था बहुत ही दुबला पतला था, क्षीणकाय था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा किसके हथियार हैं? तो भैया नेहरू जी के, नाथूराम गोडसे, ये तो वही है कि जिसने गांधी जी को मारा था। तो ये सत्य और अहिंसा क्या जो है किसके हथियार है? भैया सरदार पटेल, ये भी नहीं होगा, नेहरू जी भी नहीं होंगे, और यहां पर गांधी जी। बिल्कुल, सत्य और अहिंसा जो है ये किसके हथियार है? तो ये हथियार गांधी जी के थे, क्योंकि वो कहते थे हर चीजों को आप सत्यता से जीत सकते हैं और अहिंसा बहुत जरूरी है। हिंसा करके हम अंग्रेजों पर विजय नहीं पाना चाहते हैं, और यही इनका मेन हथियार था गांधी जी का। गांधी जी ने इस हथियार के तहत भारत देश को आजाद भी कराया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं इतिहास में, स्वर्णाक्षरों में, संविधान में, पुस्तकों में। अरे भैया इतिहास में तो लिखा ही गया होगा, लेकिन कैसे लिखा गया होगा? तो ऑप्शन बी, स्वर्णाक्षरों में लिखे गए। गांधी जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। स्वर्णाक्षरों में दोस्तों लिखे गए, क्योंकि उनके द्वारा जितने भी काम किए गए वो बहुत ही अतुलनीय, अद्भुत थे,
बहुत आसान काम नहीं है। गांधी बनना आसान नहीं है। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मरेगा, क्योंकि जो विचारधारा वो छोड़ करके गए हैं आज भी लाखों करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों, बिल्कुल, और सिर्फ अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जो है गांधीवाद आज भी है दोस्तों। तो विचारधारा को आप नहीं मार सकते, आप कुछ भी कर लीजिए, जो विचारधारा गांधी जी का था अच्छे अच्छों का नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण। तो ये तो हमारा गद्यांश 5 क्वेश्चन थे, वो यहां पर फिनिश हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूं प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का जो है लक्षण है। तो यहां पर अनुमान, एकावली, परिकर या कारणमाला। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल अनुमान अलंकार का क्या है, ये अनुमान अलंकार का लक्षण होता है जब प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाता है या होता है, तो यह अनुमान अलंकार का लक्षण होता है। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा है? बिल्कुल मेहनत करते रहिए भैया, मेहनत करते रहिए, और यही समय है जब आपको डिगना नहीं है, आपको भटकना नहीं है, क्योंकि भटकाने के लिए ये दुनिया बैठी है, आपको डिमोरलाइज करने के लिए ये समाज बैठा हुआ है। आपको मोटिवेटेड रहना है। 6 महीने के लिए भूल जाइए कि कमरे के अलावा भी कहीं दुनिया होती है। कूप मंडूक वाली स्थिति में आ जाइए, कुएं को ही अपना घर समझने लगिए, कमरे को ही अपना केवल घर समझिए, पूरी दुनिया समझिए। और 6 महीने के बाद ना जब आप बाहर निकल करके आएंगे, निखर करके आएंगे, जब आप कुछ बन करके आएंगे, तो वही समाज जो आज ताने दे रहा है ना, वही समाज, बिल्कुल कह रहा हूं दोस्तों, जो समाज आज आपको ताने दे रहा है, जो आपको जीने नहीं देता है, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो लोग आपको बात बात पे सुनाते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, अगर वही एक फोटो क्लिक करवाने के लिए आपके साथ ना खड़े हो जाए, तो दोस्तों आप जो है इस चीज का नाम बदल दीजिएगा। चलिए, तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा जब वो खड़े होंगे, कहेंगे अरे यार ये तो, फिर रिश्ते बनने लगते हैं, लोग रिश्तेदारी जोड़ने लगते हैं, अरे मतलब भैया ही तो है मेरा, चाचा के, नाना के, फूफा के मामा है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारे रिश्ते आपको देखने को मिलेंगे। तो कब मिलेंगे भैया? जब आप सफल हो जाएंगे, और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करना होगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेम मार्गी भक्ति धारा, कर्म मार्गी भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा, या उक्त में से कोई नहीं। तो जो जायसी हैं, बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, वो प्रेम मार्गी भक्ति धारा के क्या हैं? ये कवि हैं, और ये सूफी परंपरा से भी संबंधित है। मलिक मोहम्मद जायसी जो कवि हैं, वो प्रेम मार्गी भक्ति धारा से संबंधित है, ये सूफी परंपरा से भी संबंधित है। इन्होंने नागमती का जो वियोग वर्णन किया है, बहुत ही मार्मिक ढंग से दोस्तों किया है। नागमती का अगर वियोग वर्णन आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मार्मिक ढंग से जायसी जी ने उसका मार्मिक वर्णन किया है। तो यहां पर ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए तत्सम तत्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षीर, खीर, कि दधी, दही, दुग्ध दूध, कि घृत घी। तो यहां पे देखिए ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये आपका जो है त्रुटिपूर्ण युग है। यहां पर ऑप्शन बी गलत होगा। क्यों? क्योंकि दधी नहीं होता है, दधी होता है। क्या होता है? दधी होता है। दधी जो है ये तत्सम शब्द है। क्या है? तो दधी जो है ये तत्सम शब्द है, और इसका तत्भव जो होता है, इसका जो तद्भव होता है वह आपका क्या होता है? तो वह आपका होता है दही। तो यहां पे दधी लिखा हुआ है, इसीलिए यह एक गलत जो है, क्या है? एक गलत, एक युग्म, त्रुटिपूर्ण युग्म यहां पे दिखाया गया, त्रुटिपूर्ण युग्म है। समझ में आ गया क्या सही होगा? ये सही होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन भैया आपको बताना है, इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? ड़ा है, ज्ञा है, या ड़ा है, ड़ा है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल ज्ञा शब्द जो है यह संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि यह जा और इया से, जा और इया से क्या हुआ है?
का वर्ण संयोग से बना है, मतलब जा और या के वर्ण संयोग से बना है और ये संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। समझ में आया? ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सा है? दांतों से बोले जाने वाला अक्षर कौन सा है? का होगा, छा होगा, ता होगा या पा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी ता होने वाला है। ता जो है यह एक दंत ध्वनि है। इसके अलावा सा जो है, सा भी आपका दंत ध्वनि ही है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। सा भी जो है यह भी दंत ध्वनि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी का जन्म कहां हुआ था? कवि बिहारी का जन्म कहां हुआ था? फैजाबाद में, रीवा में, ग्वालियर में या भोपाल में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल, कवि बिहारी का जन्म जो है वह ग्वालियर में हुआ था और जो बिहारी जी हैं वो जयपुर के राजा जय सिंह के यहां आश्रित कवि थे। क्या थे? जयपुर के जो राजा थे जिनका नाम जय सिंह है, तो जय सिंह के यहां ये आश्रित कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की है। बिहारी जी ने किसकी रचना की? बिहारी सतसई की रचना की और ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से एक है दोस्तों। किस काल के? तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की और यह जयपुर के राजा जय सिंह के यहां आश्रित कवि थे, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ। तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो एक लाइक बनता है, एक लाइक जरूर जो है करके जाइए। यही मेरा गुरु दक्षिणा है, यही गुरु दक्षिणा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक लाइक आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार कौन सा होगा? श्लेष अलंकार, संयुक्त अलंकार, परिसंख्या या प्रतीप अलंकार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। प्रतीप का अर्थ जानते हैं क्या होता है भैया? प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहां उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे प्रतीप अलंकार होता है, जहां उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा भैया? 80 होगा, 80 होगा, 18 होगा या 8 होगा? तो यहां पर ऑप्शन डी, बिल्कुल अष्ट का तद्भव रूप जो है वो 8 होगा। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। यहां पर जो आपका ऑप्शंस दिए गए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार। यमक में आप जानते हैं दो शब्द आते हैं और दो शब्द क्या होते हैं? मतलब पुनरावृत्ति होती है शब्दों की और दोनों के अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे कनक, कनक, ते सौग। तो देखिए कनक और कनक तो दो बार आया और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो इस तरीके से यमक अलंकार हो जाता है। यहां पे देखिए तारे और दोनों तारे के शब्द यहां पे अलग अलग है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है भैया आपको बताना है। तो यहां पर जो है आपका शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या श्रृंगार रस है? अरे बिल्कुल भैया श्रृंगार रस है। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें जो है श्रृंगार रस दिखाया गया है। श्रृंगार रस इन पंक्तियों में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष? तो जो गोबर गणेश है यह कर्ण तत्पुरुष का क्या है? ये कर्ण तत्पुरुष का
उदाहरण है, क्योंकि करण तत्पुरुष में, करण जो तत्पुरुष होता है, तो करण तत्पुरुष में इसमें से या के द्वारा क्या होता है, से या के द्वारा का लोप होता है, से या के द्वारा का लोप हो जाता है। तो यहां पे जैसे लिखा है गोबर गणेश, मतलब गोबर से निर्मित गणेश, क्या हो जाएगा, गोबर से निर्मित गणेश। अब समझ रहे हैं ना आप, यहां पे देखिए क्या था, से शब्द का लोप हो गया था, और ये किसमें होता है, तो कर्ण तत्पुरुष में से या के द्वारा का लोप हो जाता है, वहां कर्ण तत्पुरुष होता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रहीमन चुप है बैठिए और देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आई हैं तो बनत न लगी है देर। यहां पे देर नहीं होना चाहिए, देर होना चाहिए। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई। तो ये जो है ऑप्शन ए दोहा, यहां पर ये कौन सा छंद होगा, तो भैया दोहा होगा। दोहा नामक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें कौन सा है, दोहा नामक अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में, प्रथम एवं तृतीय चरण में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में कितने कितने होते हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं दोस्तों होती हैं। तो वो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है। ये चरमोत्कर्ष सही है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये चरमोत्कर्ष सही है, या इस तरीके से सही वर्तनी क्या है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल जो चरमोत्कर्ष है वो इस तरीके से, यही इसका शुद्ध वर्तनी है। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपकी शुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है। आपको बताना है कौन सा, इसमें 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें कौन सा खंड ऐसा है, वाक्य खंड ऐसा कौन सा है जिसमें त्रुटिपूर्ण ढंग से लिखा गया है। तो भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, या कोई त्रुटि नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सबसे सर्वोत्तम है ये एक गलत, एक त्रुटिपूर्ण वाक्य खंड है। क्यों होगा भैया, क्यों गलत है, तो इस वाक्य का जो सही अगर पूछा जाए कि सही रूप क्या होगा, तो वो होगा सिर्फ सर्वोत्तम। देखिए सबसे सर्वोत्तम है ये आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य खंड है, क्योंकि सर्वोत्तम शब्द जो दोस्तों है वो सबसे और उत्तम शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है, सबसे और उत्तम से बना है। तो आप एक बात बताइए, अब जब सबसे उत्तम पहलवे से मतलब हो गया, तो अब सबसे फिर से लिखने की क्या मतलब भाई। सर्वोत्तम शब्द जो है, सर्वोत्तम शब्द जो है ये किससे बना है, सबसे उत्तम से बना है, सबसे प्लस उत्तम। तो जब ये सबसे उत्तम बनने किया है, तो क्या फिर से सबसे लिखा जाए, इसी कारण से ये वाक्य खंड आपका गलत वाक्य खंड है। समझ में आया। तो ये था हमारा कुछ आज 19 प्रश्न, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं या आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा। इसी टाइप की बेहद जबरदस्त वीडियोस आपको पर डे देखने को मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।